अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल और अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडिंग आ गई। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? हर एक्टिविटीज को मैनेज करना। इट इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, जो कि एक इंटरफेस देता है, यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडेबल ग्राफिक्स चल रहे होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और अब हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक बूटिंग। ठीक है, बूटिंग की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे। बूटिंग करता है, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, फिर यूजर इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेट कहते हैं उसको। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट की मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है और यूजर को डील कर रहा होता है। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए। बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का स्टार्ट होना, उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम बूटिंग कहते हैं। इट चेक द कंप्यूटर। वो क्या चेक करता है? कंप्यूटर रिसोर्स चेक करता है एंड मेक इट रेडी टू परफॉर्म। और कंप्यूटर को मेक श्योर करता है कि वो रेडी टू परफॉर्म हो, जो भी टास्क हम कमांड हम देने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर। रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो वो क्या कर रहा होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। व्हेन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर यूजर। और जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लोकेट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। दिस इंक्लूड एलोकेशन। इसके अंदर जो है एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस को देख रहा होता है कि जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ मौजूद है या नहीं है जो भी। एंड मेमोरी, और मेमोरी को भी देखता है। एक्सेस टू शेयर द कैशे मेमोरी, और फिर एक्सेस करता है कहाँ? कैशे मेमोरी के अंदर। एंड एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्स, और फिर जाता है वापस और नेटवर्क को भी रिसोर्स करता है। ठीक है, यूजर इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है? तो यूजर, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज के अंदर दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। वी इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूजर इंटरफेस। अब हम कैसे इंटरेक्ट करें, यानी कंप्यूटर से किस तरह से बात करें? तो जैसे ही हमारे स्क्रीन के ऊपर एक तरह की कमांड लिखी हुई आती है हम फौरन से समझ जाते हैं, तो ये एक तरह की कम्युनिकेशन हो गई। अब कम्युनिकेशन किस लिए पॉसिबल होती है, किस तरह से पॉसिबल होती है? यूजर हम हो गए, और इंटरफेस का ये मतलब होता है कि जो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है जो भी कमांड वगैरह, तो उस चीज को क्या कहते हैं? हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस और अ कमांड इंटरप्रेटर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीजें किसकी पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। व्हिच रीड्स द कमांड फ्रॉम द यूजर। जो भी कमांड हम देते हैं वो यूजर इंटरफेस के थ्रू हम कंप्यूटर रीड करता है और इंटरप्रेट करता है और ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन को दैट कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। जो भी कमांड हम देते हैं वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और उसके बाद कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो वर्ड से ही जाहिर है क्या करता होगा? मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी स्पेस। जो भी सारी मेमोरी वगैरह की स्पेसिंग की बात हो रही होती है वो क्या कौन सी चीज मैनेज कर रहा होता है? मेमोरी मैनेजमेंट मैनेज कर रहा होता है। एंड डाटा इन नीड ऑफ दीज रिसोर्सेज, और डाटा जो है वो रिसोर्स कर रहा होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या करता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल द आईओ डिवाइसेज। आईओ डिवाइसेज की मैंने आपको बताई थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जो भी चीज हम जैसे कीबोर्ड इनपुट करते हैं, माउस इनपुट करते हैं, मॉनिटर इनपुट करते हैं, प्रिंटर इनपुट करते हैं, जो भी चीज हम इसको इनपुट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें मैनेज करना। और मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ मैनेज हो रही होती हैं? आउटपुट के अंदर, इनपुट के मैनेजमेंट में, आउटपुट इनपुट मैनेजमेंट में अटैच टू द कंप्यूटर, जो कि अटैच हुई होती है कंप्यूटर से। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द डिवाइस ड्राइवर टू फैसिलिटेट आईओ डिवाइस फंक्शन इन्वॉल्विंग आईओ डिवाइसेस। अब आईओ डिवाइसेस के लिए जो है डिफरेंट ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि उसको ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। दीज डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर, एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ड्राइवर जो है दैट कंट्रोल आईओ डिवाइसेस थ्रू देयर कंट्रोलर्स, और इसी वजह से पॉसिबल होता है उसको कंट्रोल करना। फाइल मैनेजमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या करता है? ऑर्गेनाइज और कीप द ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स। हर फाइल और फोल्डर के रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको ऑर्गेनाइज करना किसका काम होता है? फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड टू द एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजिंग डाटा
ऑर्गेनाइजिंग स्टोरेज, रिट्राइवल मतलब एक तरह से वापस लाना, डिलीटिंग, क्रिएटिंग, नेमिंग, रीनेमिंग, ओपनिंग, मूविंग, कॉपिंग, सर्चिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम फाइल फोल्डर्स के साथ कर रहे होते हैं, कहीं भी कॉपी कर देते हैं, कहीं पे हम पेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे हम मूव कर रहे होते हैं, कभी हम फाइल वगैरह का नाम चेंज कर रहे होते हैं, कभी हम फोल्डर बना देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फाइल जो है वो स्टोर हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कौन मैनेज करता है? फाइल मैनेजमेंट मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट। ये क्या करता है? इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ओएस। ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज अ प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय द सिस्टम, ठीक है। एक जॉब या एक्टिविटी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज क्या क्या मैनेज करता है? क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस होता है तो उसकी डिलीट करना, उसको क्रिएट करना, सारी चीजें जो है वो कौन कर रहा होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा होता है। रिटर्न प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोग्राम कोड। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड भी कह सकते हैं, उसी से रिलेट करता है। दैट हैज बीन लोडेड इनटू अ कंप्यूटर्स मेमोरी। और ये कहाँ होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में होता है। फॉर एग्जीक्यूशन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे एग्जीक्यूट ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा होता है? ये हो रहा होता है सीपीयू के अंदर। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेस। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट तरह के कंप्यूटिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट द ईच प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम। और यही चीज मैनेज कर रहा होता है, क्या मैनेज कर रहा होता है कि हर सीपीयू का जो हर पार्ट है उसको प्रॉपर सही टाइम मिले, ठीक है, कहीं पे भी डिले ना आए। तब ओएस डिसाइड द ऑर्डर। ओएस जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी कमांड, जाहिर सी बात है पहले आई तो उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो कमांड बाद में आई है उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ओएस। Which purposes have access to the processor, और वही सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहा होता है प्रोसेसर के थ्रू। एंड how much processing time each process should get, और कितना एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है किसी भी प्रोसेस को होने में। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। दिस फंक्शन ऑफ ओएस इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। और इसी सारी चीज़ों को जो मैनेज करता है टाइम शेयरिंग वगैरह को, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं, प्रोसेस स्केड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो यूजर मैनेजमेंट क्या होता है? यूजर मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेन अ सिक्योर कंप्यूटर, ठीक है। इसी की वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो सिक्योर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स फुल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर टू अ पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर आपने देखा होगा, एडमिन के नाम से आपके पास आ रहा होता है, तो वो सारा कंट्रोल कहाँ दे देता है? कंप्यूटर को भी दे देता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन इंस्टॉल वेरियस प्रोग्राम्स। हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट तरह के प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल्सो क्रिएट एंड मैनेज यूजर अकाउंट बाय असेसिंग देम अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। एक तरह का पासवर्ड और यूजर नेम हमें दे देता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, असाइन कर सकें कमांड वगैरह। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल द यूजर एक्सेस। नए जो डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो क्या करते हैं? यूजर को बता देते हैं, मतलब, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो एबिलिटी होती है, वो कंट्रोल होता है कि वो डिफरेंट तरह के जो है वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज को देख सकता है। लाइक सॉफ्टवेयर हम डिफरेंट तरह के उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आईओ डिवाइसेस हम डिफरेंट तरह के लगा रहे होते हैं, स्टोरेज सिस्टम के लिए हम जो है डिफरेंट रैम रोम वगैरह की चेंजेस कर रहे होते हैं, नेटवर्क जो है वो हम उसको लिंक कर रहे होते हैं, वाईफाई वगैरह जो सारी चीजें आ गई वो हम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी खुद से नहीं हुआ होता। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर आती जा रही हैं और ये हमारे पास चॉइस आती जा रही है, हम कर सकते हैं, ये हमें एबिलिटी दी जा रही है, हमें पावर दी जा रही है, कंट्रोल हमें दिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट मैनेज यूजर अकाउंट्स। हम जो है वो डिफरेंट तरह के यूजर अकाउंट जो है बना सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है अथॉरिटी होती है। द यूजर इज असाइन अ यूजर नेम और पासवर्ड। इस चीज के लिए हमें क्या करना होता है? यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। ये हम यूजर आ गए और हम क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास हार्डवेयर जिसके अंदर सीपीयू आ गया, रैम आ गई और आईओ डिवाइस यानी कि जो भी कीबोर्ड माउस वगैरह लिंक होते हैं वो आ गए। तो ये हमारे पास एक पिक्टोरियल डायग्राम आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफाइन इंटरफेस ऑफ ओएस एंड यूजर इंटरफेस, ठीक है। ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और यूजर इंटरफेस इज यूआई, ठीक है। देन हमारे पास क्या है और हमें डिफरेंस किसमें बताना है? वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेस ऑफ ओएस, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं किस तरह से। तो आगे इसको देखते हैं। इंटरफेस ऑफ ओएस को पहले डिफाइन कर देते हैं कि इंटरफेस ऑफ ओएस क्या होता है। एन इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर्स टू इंटरेक्ट
with the computer or another computer over a network। तो इंटरफेस की वजह से, इंटरफेस एक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, एज अ यूजर हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं या किसी और कंप्यूटर से। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से अगर हमें इंटरेक्ट करना होता है एज अ यूजर, एज अ ह्यूमन, तो हम UI की मदद से जो है ये पॉसिबल होता है। आगे देखते हैं यूजर इंटरफेस क्या होता है। अ यूजर इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, एक प्रोग्राम है, या फिर आप इसको एक डिवाइस भी कह सकते हैं दैट अलाउ यूजर टू एंटर एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। UI की वजह से ही हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। बहुत तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास बताए गए हैं। एक है CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। ये इसकी फुल फॉर्म्स आपने याद करनी है, ये एब्रिविएशंस आपके लिए बहुत काम आने वाली है आगे MCQs में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ठीक है, GUI का वर्ड आपने 9 क्लास 10 क्लास की बुक्स में भी बहुत दफा पढ़ा होगा। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। CLI की बात करते हैं, नंबर 1 पे CLI है यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस इज अ स्क्रीन और अ टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन विच द यूजर टाइप्स दैट कमांड ऑन द प्लेस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, अब CLI क्या है, CLI जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर आपको टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ दिखा रहा होता है। विच यूजर टाइप्स द कमांड ऑन द प्लेस। जो भी हम टाइप करते हैं वो टेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन पे जो नजर आ रहा होता है उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास CLI में है। CLI कमांड्स आर गिवन टू द कंप्यूटर विद द कीबोर्ड। जो भी हम टेक्स्ट वगैरह देते हैं या भी फंक्शंस करने के लिए देते हैं वो हमारे पास कीबोर्ड की मदद से ही होता है। CLI कंटेन स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक डाटा का नाम है, एक तरह का डाटा होता है। फ्लोट डाटा, स्ट्रिंग डाटा हमने पढ़ा था, तो उसी तरह की जो वर्डिंग होती है हमारे पास डाटा होता है वो सब हम कीबोर्ड से देते हैं और CLI की मदद से हम उसको स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। CLI इज डिफिकल्ट टू यूज। CLI जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है यूज करने में बिकॉज द यूजर हैज टू रिमेम्बर द कमांड। इसकी वजह क्या होती है कि हमें जो भी हम कमांड दे रहे हैं, एंटर की, रन की, या जो भी कमांड हम दे रहे हैं वो हमें एज अ यूजर भी याद रखनी पड़ती है। एंड देयर सिंटैक्स टू परफॉर्म एनी टास्क। और उसका सिंटैक्स भी हमें पता होना लाजमी है कि हम कोई भी कमांड अगर कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो कमांड हमें भी पता होना जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं या क्या देना चाहते हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें परफॉर्म करके दिखाए। बट इट इज फास्ट। ये थोड़ा फास्ट होता है। जैसे ही हम कमांड देते हैं तो विद इन अ सेकेंड हमारे पास वो कमांड रन हो जाती है। बिकॉज द टेक्स्ट मोड टेक्स लेस रिसोर्सेज। ये बात हमें पता है कि जहाँ पे भी चाहे कितना ही टेक्स्ट हम लिख कर दे दें, कंप्यूटर उसे फास्टली रन कर देता है, फास्टली अंडरस्टैंड कर लेता है एज कम्पेयर टू द पिक्टोरियल या कोई भी डायग्राम की शक्ल में अगर हम डाटा देते हैं, ग्राफिक्स की शक्ल में डाटा देते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में, प्रोसेस करने में। वॉज प्राइमरी प्रोवाइडेड टू यूजर बाय द कंप्यूटर टर्मिनल ऑन द यूनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर। यूनिक्स भी हमारे पास कंप्यूटर की एक टाइप आती है। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि PCs वगैरह आ गए एंड एप्पल डॉस। ठीक है, ये सारी जो है हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। TLI की इस तरह से ये आपके पास एक पिक्चर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिखाई गई है कि यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह दिया है वो हमारे पास CLI के थ्रू हम उसको रीड भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कमांड्स हमारे पास यहाँ पे लिखी भी आ रही है, सारा टेक्स्ट हमारे पास सामने आ रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट हमारे पास है GUI। GUI प्रोवाइड फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर द यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। GUI भी जो है एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को इंटरेक्ट करने में यूजर्स से। ठीक है, थ्रू पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स। और इसके अंदर जो है पिक्चर्स वगैरह डाटा, आप इस तरह का पिक्टोरियल डाटा, ग्राफिकल डाटा दे सकते हो, सच एज विंडोज। अब विंडोज के अंदर कितनी सारी चीजें जो है वो हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में होती हैं। मेन्यू बार आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आइकन्स आ गए, बटन्स आ गए, ये सारी चीजें जो है मोस्टली हमारे पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये GUI के अंदर होता है। CLI में सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड डाटा होता है। इट इज इजी टू यूज। अब हमारे पास कोई भी अगर एप्पल की शेप दिखाई जाए तो हम जल्दी पिक कर लेंगे, बजाय इसके कि एप्पल जो है वो हमें स्पेल करनी पड़े। अगर छोटे बच्चे की एग्जांपल लें तो एप्पल जैसे ही उसको पिक्चर में दिखाया जाता है वो फौरन पिक करता है, और अगर एप्पल रिटन फॉर्म में होगा तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो इसलिए ये यूजर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जैसे ही पिक्चर हमारे सामने आती है तो हमें वो चीजें समझ आने शुरू हो जाती हैं। यूजर्स आर सपोज टू जस्ट क्लिक ऑन एन आइकन। हमें जो है बहुत सारे आइकन्स बना के दे दिए जाते हैं ताकि हम इजीली उसको जल्दी से क्लिक करें और अपना काम आगे प्रोसेस करें। और मेक चॉइस इन मेन्यू यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस। हमारे पास माउस वगैरह भी जो है वो ग्राफिकल पिक्चर डाटा के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, माउस वगैरह सारा जो ओनली टेक्स्ट बेस होते हैं उसमें जो है हमारे पास सिर्फ कर्सर जो है वो हमारे पास एक ब्लिंक करके एक टेक्स्ट का अलग कर्सर आ रहा होता है जो कि हमें ब्लिंक कर रहा होता है हम कौन सी लाइन पे हैं, कौन से टेक्स्ट पे हैं, कहाँ लिख रहे हैं। वहां पे माउस वगैरह इस तरह से नहीं होता, हमारे पास स्क्रीन पे एरो जो है माउस का नहीं नजर आ रहा होता टेक्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास GUI में है नो नीड टू मेमोराइज कमांड। हमारे पास जो है GUI में कोई जरूरत नहीं होती कमांड मेमोराइज करने के लिए।
या रन करने के लिए। GUI allows users to run more than one program at the same time। GUI की मदद से हम एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम एट अ टाइम चला सकते हैं, और अगर हम मजीद भी चाहें तो वो भी हम, जैसे आप अपनी विंडोज की बात कर लें तो हम कहीं एक विंडो पे एक स्क्रीन पे हम जो है वो सर्चिंग कर रहे होते हैं, एक पे हम हमारे पास अगर स्टडी वगैरह है तो वो कर रहे होते हैं, या कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ भी चला रहे होते हैं। GUI इज स्लोअर देन द CLI, ठीक है। उसकी वजह मेन हमारे पास यही है कि टेक्स्ट और ग्राफिकल का डिफरेंस आ जाता है। CLI में हमारे पास जस्ट टेक्स्ट बेस्ड होता है, तो कंप्यूटर जो है उसे जल्दी समझ जाता है, इसलिए वो फास्ट उसकी स्पीड होती है एज कम्पेयर टू द यूजर को थोड़ा सा टेक्स्ट लिखने में या पढ़ने में या समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, तो वो यूजर के लिहाज से थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिहाज से फास्ट होता है। और GUI के अंदर हमारे पास एज ए ह्यूमन, एज ए यूजर हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हम पिक्चर्स देख के, आइकन्स देख के उसको कमांड दे रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो हैवी डाटा होता है। आगे यही बताया हुआ है कि ग्राफिकल मोड टेक्स मोर मेमोरी एंड रिसोर्सेज। ग्राफिकल को आपको स्टोर करने में भी ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, इसी वजह से ज्यादा जो है हमारे पास प्रोसेस में टाइम लग रहा होता है। विंडो एंड iOS आर द एग्जाम्पल ऑफ GUI, ठीक है। विंडोज वगैरह हमारे पास जो है वो GUI की एग्जाम्पल आ गई। इस तरह से हमारे पास ये स्क्रीन आ रही होती है, हम मेन्यू बार के अंदर भी एक से दो चीजें एक साथ चला रहे होते हैं, कहीं कैलकुलेटर खुला हुआ होता है, कहीं पे हमारे पास सर्चिंग चल रही होती है, कहीं गेमिंग चल रही होती है, तो एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजों को रन कर रहे होते हैं। लेकिन CLI में हमारे पास जस्ट एक स्क्रीन आती है, और वो भी हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड ही होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ OS। डिफरेंट टाइप ऑफ OS बताने हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। तो आ जाता है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड बाय सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। अभी हमने यहाँ पे जस्ट नाम बताए हैं, अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर की बात करते हैं। इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अ सिंगल यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, एट अ टाइम, ठीक है। सिंगल यूजर जैसे कि वर्ड से ही, उसके नाम से ही जाहिर है कि सिंगल यूजर में क्या होता है कि एक सिंगल यूजर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम। आगे हमारे पास है दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज। इस तरह के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं। रिसोर्सेज होता है कंप्यूटर, इसकी रिसोर्सेज में आ जाता है सच एज CPU, ठीक है। CPU को हम एक टाइम पे एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी या इनपुट डिवाइस, माउस की बात कर लें तो माउस एक बंदा एक टाइम पे ही उसको ऑपरेट कर रहा होता है, ये नहीं कि दो बंदे एक माउस से काम कर रहे हैं, ठीक है। आर नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर, और एक माउस एक ही कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो आप, दूसरे कंप्यूटर के लिए आपको दूसरा माउस की नीड होगी। इट इज यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स भी यूज होता है। यूजर्स कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। यूजर जो है वो डिफरेंट टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड, और उसको स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें कैलकुलेटर चाहिए तो हम फौरन से स्विच करके कैलकुलेटर पे चले जाएंगे, हमें कैलेंडर चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन सिंगल यूजर में एक ही बंदा उस वक्त ऑपरेट कर सकता है, ये नहीं कि एक जो है कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो कैलेंडर यूज कर रहा है, क्योंकि माउस एक ही है तो कमांड भी एक से ही ले रहा होता है। इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस, इसकी जो है वो मेमोरी भी कम होती है और कॉस्ट भी इसकी कम आती है। एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास डॉस फॉर PCs एंड विंडो 98 एंड XP 7 विस्टा एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स आ गए हमारे पास सिंगल यूजर्स की। फॉर PC आर द एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एट द सेम टाइम। अब मल्टी से हमें पता लग रहा है कि दो से तीन चार जो है वो एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं, अब आप उसको देखिएगा कि किस तरह से डिफाइन किया गया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी एंड resources among the various users according to the requirement। अब मेमोरी वगैरह जो है सारी चीजें उसी तरह से मैनेज हुई भी होती हैं ऑलरेडी, कौन से PC नंबर को कितनी मेमोरी की एक्सेस है और कितनी मेमोरी कितना डाटा वो सेव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक कंप्यूटर में आप पोर्शंस भी बना सकते हो कि अलग अलग बंदे जो है उसका अपने अपना पासवर्ड लगाते हैं, और वो वाला जो पासवर्ड जो ID आप डालते हो तो वो आपका ही पोर्शन खुलता है, जो आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए होते हैं, जो भी आपका काम चल रहा होता है, जो भी जितनी भी आपके पास मेमोरी होती है जस्ट वो रन हो रही होती है। सेकंड बंदा आएगा, वो अपना पासवर्ड डालेगा, वो उसके लिए अपना विंडो खुल जाएगा और उसके पास उतनी ही मेमोरी स्पेस होगी जितनी उसको गिवन होगी, ठीक है, जितनी उसको अलाउ होगी। तो एक PC पे 3-4 बंदे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका एक अलग तरीका होता है, सेपरेटर्स होते हैं, उनके पास ID पासवर्ड्स होते हैं, मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है
वो मैनेज करनी पड़ती हैं। इट शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर विद अदर यूजर। ये बात मैंने आपको बता दी कि बहुत सारे मल्टी यूजर जो है वो एट द सेम टाइम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि उनको रिसोर्सेज की नीड होती रहती है। अगर किसी बंदे को कम मेमोरी चाहिए तो वो कम ले लेगा, और दूसरे बंदे को अगर ज्यादा चाहिए तो वो उसको ज्यादा पोर्शन दे देगा, ठीक है। इस तरह से ही डिवाइड। इट इज यूज ऑन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम, और ये मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम में ज्यादा यूज होता था। यूजर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर और शेयर फाइल्स। यूजर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे एंड शेयर फाइल, और फाइल्स को शेयर कर सकते थे। अ पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। अब जैसे आपका क्लास का मॉनिटर होता है, तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक बंदे को एडमिन बनाया जाता है, जिसके पास सारे मेमोरी के एक्सेस वगैरह होती है, पासवर्ड्स होते हैं, और वो अलाउ करता है यूजर को कि कितने यूजर्स मैंने रखे हुए हैं और किन किन को क्या क्या पासवर्ड दिए हुए हैं, और मेमोरी स्पेस भी वो मैनेज वगैरह करता है सारी। इट रिक्वायर अ पावरफुल सीपीयू। इसके लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल सीपीयू की जरूरत होती है, लार्ज मेमोरी की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है 2 से 3 बंदे अगर यूज कर रहे हैं तो उनका डाटा भी होगा, उसको मैनेज करने के लिए भी स्पेस चाहिए। लार्ज हार्ड ड्राइव्स, और लार्ज हार्ड ड्राइव्स की नीड होती है टू स्टोर डाटा। इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। अब एक टाइम पे 2 से 3 बंदे भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी वगैरह सब कुछ डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें टाइम शेयरिंग का भी ऑप्शन आ जाता है। विंडोज, एंटी, Linux and Unix are the most common examples of multi-user, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह की एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। अब ये एमसीक्यूज के लिए भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि यूनिक्स कौन से में आ जाता है, विंडो 98 कौन से में। अब विंडो एनटी आएगा तो वो मल्टी यूजर में आएगा, लेकिन विंडो 98 हमने ऊपर पढ़ा था तो विंडो 98 हमारे पास सिंगल यूजर। बैच प्रोसेसिंग क्या है? बैच प्रोसेसिंग जनरल टर्म ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज यूज फॉर द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड विद द मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। अब बैच प्रोसेसिंग क्या है कि ये जो है यूज होता है एक तरह का प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन में, मिनिमम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। और इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली कंप्यूटर से डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं होता, इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब। एक यूजर क्या करता है, अपनी अपनी जॉब जो है वो प्रिपेयर करता है, सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, और उसको सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए सबमिट कर देता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू स्पेंड अप प्रोसेसिंग, टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। अगर स्पीड हमें बढ़ानी होती है प्रोसेसिंग की, जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर। तो एक तरह का जो काम होता है वो एक साइड पे यानी कि बंडल अप कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से अगर कैलकुलेशन वाले जितने भी काम हैं वो एक साइड कर दिए जाएंगे, अगर सर्चिंग के काम है तो वो एक साइड कर दिए जाएंगे। इस तरह से ये बैच प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि बैच बना दिए जाते हैं, बंडल बना दिए जाते हैं। एंड रन एज अ ग्रुप बाय द ऑपरेटर, और फिर ग्रुप की शक्ल में उसको ऑपरेट किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर सुटेबल फॉर द टास्क। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो सुटेबल है अगर हमें कोई टास्क वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि अगर हमें कोई चीज सॉर्ट करनी है, कोई चीज फाइंड करनी है, तो हम अपने डाटा उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते जाएंगे, डेट्स के अकॉर्डिंग एक साइड कर देंगे, साइज के अकॉर्डिंग एक साइड कर देंगे, और इस तरह से कुछ भी चीज हम जो भी परफॉर्म करना होगा उसके अकॉर्डिंग अपने डिजायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको करते जाएंगे। वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज टू बी कलेक्टेड। अगर हमें बहुत सारा डाटा चाहिए तो इसके लिए हमारे पास बैच प्रोसेसिंग यूज होता है, प्रोसेस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इस तरह की काम जो है रोजमर्रा के काम में जो भी कंपनीज वगैरह है या जो भी जहाँ पे यूज होता है तो ये डेली बेसिस पे भी यूज हो रहा होता है। फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज टू ऑटोमेटिकली कीप एग्जीक्यूटिंग जॉब्स इन द बैच। और मेन काम क्या है इसका कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर रहा होता है जॉब्स को जो कि उसकी बैच के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बेनिफिट्स आ जाते हैं। बेनिफिट्स में हमारे पास बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर। पहली बात क्या आ गई कि इसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज वेरी लेस। बेसिकली इसके अंदर टाइम शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है क्योंकि वो बंडल अप हो जाते हैं। एक तरह का काम एक बैच में चला जाता है, दूसरी तरह का काम दूसरे बैच का बन जाता है, ग्रुप की शक्ल में काम होता है, तो टाइम जो है वो कम लगता है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन। एक खत्म होती है तो दूसरी जॉब जो है वो फौरन से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम, एग्जाम्पल क्या दे रहा है क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम की, ऑल द डाटा ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर इज कलेक्टेड। का जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, held until process as the batch at the end of the billing cycle। और वो जब तक कलेक्ट रहेगा जब तक हमारे पास बिलिंग साइकिल पूरा ना हो जाए। इस तरह की हमारे पास एक पिक्टोरियल डायग्राम आ गई कि क्या है, ये इतने सारे यूजर्स हैं और उन्होंने डिफरेंट टास्क जो है वो दिए हुए हैं। ये आगे हमारे पास बीच में ऑपरेटर क्या करेगा कि जिसका टास्क पहले सबमिट हुआ है यानी कि जिसका काम पहले उसके पास आया है तो वो
उसको प्रोसेस करेगा, देन सेकंड वाले का, देन थर्ड वाले का। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 इस तरह से आए। नंबर 1 भी पहले कमांड दे सकता है और नंबर 3 भी पहले कमांड दे सकता है। तो जिसकी कमांड पहले ऑपरेटर को मिलेगी वो फौरन से उसकी कमांड कैच करेगा और उस पर काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो कमांड कंप्लीट होगी उसके बाद जो सेकंड उसको रिसीव होगी उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ये नहीं है कि 1 2 3 इस तरह से अलाइंड हुए हैं तो उसी हिसाब से काम करे। फिर ऑपरेटर क्या करता है, वो जॉब पूरी करता है और उसको सेपरेट करता जाता है कि अगर कैलकुलेशन के काम है तो उसको यहाँ कर देगा, सर्चिंग के काम है तो उसको यहाँ कर देगा। इस तरह से बंडल बनाता जाता है और अपने जॉब्स जो है वो निपटाता जाता है। फिर बैच में क्या होता है, बैच जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो भी कमांड दी गई होती है उसको प्रोसेस करता है, उसको डन करता है और देन फिर कंप्यूटर को भेज देता है और फिर कंप्यूटर जो है वो उसको आगे शो कराता है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, टाइम शेयरिंग इज अ मेथड, एक तरह का मेथड है दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर द रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। तो ये क्या करता है, अलाउ करता है बहुत सारे यूजर्स को कि वो अपने काम जो है वो रिसोर्स कर सकें, लेकिन एक के बाद एक, फौरन से फौरन। ठीक है, मल्टीपल यूजर कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। मल्टीपल यूजर जो है वो एक खास तरह के कंप्यूटर्स को यूज करते हैं एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट प्लेसेस, और एक तरह के एक टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक खास तरह के कंप्यूटर होना लाजमी है। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट बेसिकली क्या है, इन विच अ फॉर्म many tasks, each task is given some time to execute so that all the process runs smoothly without any problem। वही वाली बात कि एक के बाद एक रन होगा तो सारा काम प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मल्टीपल यूजर जॉब आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ये जो है सारी काम कहाँ होते हैं, सीपीयू के थ्रू होते हैं, बाय स्विचिंग बिटवीन देम। और वो क्या करता है, देखता रहता है कि कौन से कमांड पहले आई तो वो स्विच करता जाता है उसी के अकॉर्डिंग। एज द सिस्टम स्विचेस रैपिडली, जैसे जैसे सिस्टम जो है वो रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी जो है स्विच कर रहा होता है फ्रॉम वन टास्क टू यूजर टू द अदर, एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर अगर वो रैपिडली स्विच कर रहा है, शॉर्ट टाइम स्लॉट इज गिवन टू ईच टास्क, और कम से कम टाइम दिया जाता है एक टास्क को पूरा करने के लिए, और यूजर फॉर देयर एग्जीक्यूशन, और यूजर को भी उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम दिया जाता है। एंड ऑल फील दैट द सिस्टम इज नॉट शेयर्ड, और हर किसी को ये फील हो रहा होता है क्योंकि उसका काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसको ये फील हो रहा होता है कि ये कंप्यूटर सिर्फ मेरा ही काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो स्विच करता जाता है जल्दी जल्दी ताकि किसी को भी डिले ना महसूस हो। थर्स द यूजर कैन रिसीव इमीडिएट रिस्पॉन्स, और इसी वजह से क्या होता है कि यूजर को लगता है कि ये कंप्यूटर सिर्फ मुझे ही इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर जो है वो हर किसी को प्रॉपर टाइम दे रहा होता है, बस उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, किसी को डिले महसूस नहीं होता। दी सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज मल्टी शेयरिंग सिस्टम। इनका दूसरा नाम क्या होता है, मल्टी टास्किंग सिस्टम होता है। द टास्क कैन बी परफॉर्म सिंगल यूजर, टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि सिंगल यूजर इसको यूज कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑल्सो, और हर किसी को इस तरह से महसूस होता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम, और एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी एग्जीक्यूशन लगती है उसको क्या कहते हैं, क्वांटम। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, जो भी टाइम इंटरवल उसको दिया जाता है जब वो खत्म होता है, OS स्विच ओवर द नेक्स्ट टास्क। वही वाली बात कि जैसे ही एक टास्क खत्म होता है तो कंप्यूटर क्या करता है, OS क्या करता है, दूसरे टास्क के ऊपर स्विच कर जाता है टाइम लिए बगैर। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, द प्रोसेस एग्जीक्यूट ईच यूजर प्रोग्राम इन अ शॉर्ट टाइम, तो जल्द से जल्द जितना हो सकता है वो हमारी ट्रांजेक्शन को पॉसिबल करता है। अब ये आ गए हमारे पास डिफरेंट यूजर नंबर 1 2 3 एंड 4 और यूजर नंबर 5। अब ये आगे हमारे पास सीपीयू, जैसे ही यूजर नंबर, जरूरी नहीं कि यूजर नंबर 1 की रिक्वेस्ट आएगी तो वो नंबर 1 पे ही सॉल्व करे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूजर नंबर 4 ने पहले कमांड दे दी तो पहले सीपीयू उसको रिस्पॉन्स करेगा, देन यूजर नंबर 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, जो भी उसकी कमांड आएगी उसी के अकॉर्डिंग वो देखता है। रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम, RTOS जो है उसकी एब्रीवेशन आ गई हमारे पास। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हैज फिक्स्ड टाइम, इसका जो है वो फिक्स टाइम होता है, लिमिट टू द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, और एक टाइम लिमिट होती है उसी के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना होता है। प्रोसेस हैज टू बी डन विद इन अ डिफाइंड टाइम, प्रोसेस जो भी है वो जरूरी है कि प्रोसेस के अंदर जो भी टाइम दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है, उसी के अंदर पूरा किया जाए, अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड, वरना क्या होगा कि सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। पार्ट ऑफ RTS, पार्ट क्या है, हार्ड, रियल सिस्टम और सॉफ्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, हार्ड और सॉफ्ट। अब पहले हार्ड वाले को देख लेते हैं। हार्ड रियल सिस्टम गारंटी दैट द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन अ टाइम, हार्ड रियल सिस्टम क्या करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है और गारंटी करता है कि जितना भी क्रिटिकल टास्क को दिया जाए वो गिवन टाइम में टास्क पूरा करे। इवन द शॉर्टेस्ट डिले, थोड़ा बहुत भी डिले आएगा या अर्जेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, थोड़ी सी भी अगर देर हो जाएगी तो वो नॉट एक्सेप्टेबल हो जाएगी उसके लिए।
Here the system should meet the deadline. और यहाँ पे ज़रूरी है, मेक श्योर करता है वो कि यहाँ पे जो डेडलाइन दी गई है उसको उसी में ही पूरा करें। एग्जाम्पल क्या आ गया, मिसाइल सिस्टम आ गया। जैसे ही मिसाइल को कमांड दी जाती है विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड, विद इन अ गिवन टाइम उसको वो फुलफिल करनी होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो वो भी यही होता है कि टाइम लिमिटेशन दी गई होती है और उसके बाद उसको फौरन से अपना टास्क पूरा करना होता है। तो ये दोनों चीजें एग्जांपल्स आ गई हमारे पास रियल टाइम। सॉफ्ट में आ जाते हैं तो सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम इन दिस टाइम कंस्ट्रेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी ढील दे दी जाती है टाइम लिमिट के मामले में कि अगर 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। द मीटिंग ऑफ डेडलाइन इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच टास्क। और जो टाइम लिमिट दी जाती है वो कोई कंपल्सरी नहीं है कि एक टास्क को इतना ही टाइम दिया जाए। अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर द टास्क अंटिल इट कंप्लीट्स। और जो भी मुश्किल से मुश्किल टास्क होता है उसको पहली बात की ज्यादा टाइम दिया जाता है और दूसरी बात ये कि उसको प्रायोरिटी भी ज्यादा दी जाती है कि पहले ये टास्क हो जाए उसके बाद हम और टास्क की तरफ देखेंगे। इट डज नॉट गारंटी, ये गारंटी भी नहीं देता दैट टास्क विल बी कंप्लीटेड इन द डिफाइंड टाइम। ये गारंटी नहीं देता कि हमारा जो टास्क है वो इतने टाइम में जो है वो पूरा हो जाएगा, बट बिफोर अ सर्टेन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। और एक टाइम लिमिट बाद जो है जैसी प्रायोरिटी उसकी खत्म होती है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गई हमारे पास। जब भी उसका मूड होगा, जैसे ही सिस्टम इजी होगा वैसे ही उसकी ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएगी। एयर टिकट आ गए हमारे पास। एयर टिकट रिजर्वेशन यानी कहीं आ जाता है हमारे पास, in which reservation could be delayed out but should be done after checking available seats। हमारी जो टिकट है वो हमने बुक कराने के लिए अगर कमांड दी है तो वो एक सर्टेन टाइम बाद हमें बताएगा कि अगर अवेलेबल है तो वो बुक कर लेगा, नहीं होगा तो वो हमें जो है या तो डिले दिखा देगा या बोलेगा कि आप दूसरी सीट्स वगैरह या दूसरी एयरलाइन की तरफ चले जाएं। तो ये हमारे पास आ गया सॉफ्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। हमारे पास सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है और डेमोन्स्ट्रेट करना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हमने जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो बताने हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, पहले आप बताते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोग्राम्स रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। इंस्टॉलेशन जो है एक प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स को रेडी करता है एग्जीक्यूशन के लिए कि हम उसे एज अ यूजर एक्सेस कर सकें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट इंस्टॉल फाइल्स, वो डिफरेंट फाइल्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, सच एज एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस, एप्स जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ड्राइवर्स होते हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स ऑन टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर वो सारी चीजें इंस्टॉल करता है। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर बाय द वेरियस, दे कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। डिफरेंट तरह से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम जो है वो सीडीज वगैरह डीवीडीज के थ्रू, यूएसबी के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो सिस्टम, अब इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो सिस्टम सिखा रहे हैं। विंडो इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच वी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो विंडोज बनाई है जो कि मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर दैट वी हैव। जो जो हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर हमारे पास वो सारी चीजें होंगी तभी हम वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। टू मेंटेन द compatibility between the hardware and softwares, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए जो भी चीजें, जो भी हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर वगैरह हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं तो वो हमारे पास होना जरूरी है ताकि हम जो है वो उसको इजीली एक्सेस कर सकें। द ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर्स स्पेसिफाई द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। मतलब ये कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करी जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। हमारे पास एक स्क्रीन होना लाजमी है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, लाइट कम पिक्सल्स वाली हो लेकिन होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माउस होना जरूरी है क्योंकि हम बगैर माउस के सारी चीजें, सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास एक कीबोर्ड होना लाजमी है जिससे हम कमांड कर सकते हैं, जिससे हम टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। सीपीयू होना जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास ये सारी 4-5 चीजें जो है जो मेन बेसिक्स चीजें हैं वो होना जरूरी है। उसके बाद आप जितनी भी एडिशन करते जाएं, इट्स अप टू यू कि आप स्पीकर जो है वो अच्छे वाले लगा लें, जितना भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा आप एक्सटर्नल स्क्रीन लगा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूएसबीज लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास 4-5 चीजें आपके पास होना जरूरी है किसी भी बेसिक कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास पता होना लाजमी है। फॉर विंडो 10 अगर हमारे पास चला रहे हैं हम तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो प्रोसेसर होना चाहिए एटलीस्ट 1 गीगाहर्ट्ज का। स्पीड ऑफ सीपीयू शुड बी एटलीस्ट 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो देख के हमें प्रोसेसर अपना लगाना पड़ता है। उसके बाद मेमोरी आ जाती है तो 1 गीगाहर्ट्ज या 32 बिट्स की, या फिर 2 GB होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास 64 बाइट आ जाता है, 64 बिट आ जाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, 32 बिट या 64 बिट्स के डाटा यूनिट्स हमारे पास यूज हो रहे होते हैं फॉर विंडो 10। स्टोरेज की बात करें तो 32 GB की स्टोरेज जो है हमारे पास स्पेस चाहिए होती है। ग्राफिकल कार्ड हमारे पास अगर मिनिमम पे रखे हैं तो डायरेक्ट X9 या लेटर विद
WDDM 1.0 ड्राइवर के हिसाब से आपको ये चीजें जरूरी होती हैं। और जितना अच्छा करते जाएंगे उतनी हमारे जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारे पास अच्छे पिक्सल्स वगैरह आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। डिस्प्ले हमारे पास क्या होना चाहिए, 800 बाय 600, ठीक है। इस तरह की हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए जो कि ये साइज रखती हो कम से कम। मेजर स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग विंडो, इंसर्ट द विंडो इंस्टॉलेशन। जहाँ से भी आपने USB से लेनी है, DVD से लेनी है, जहाँ से भी लेनी है तो आपने इंसर्ट करना है उसको। देन हमारे पास रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, आपने रीस्टार्ट करना है। वेट फॉर द फर्स्ट सेटअप स्क्रीन, और वेट करना है जैसे हमारे पास फर्स्ट सेटअप स्क्रीन आ जाए। प्रेस या होल्ड डेल, या तो डेल का जो बटन है वो दबा के रखें या प्रेस करके रखें, प्रेस कर दें, या F2 टू एंटर द बायोस स्क्रीन, ठीक है। F2 दबा दें ताकि वो बायो स्क्रीन पे चला जाए। लोकेट द बूट ऑर्डर, हमें बूट ऑर्डर को देखना होता है ताकि उसकी सीक्वेंस हमें मालूम होती रहे। सिलेक्ट द बूट ऑर्डर, उसी हिसाब से बूट ऑर्डर को सिलेक्ट करना होता है एज पर योर इंस्टॉलेशन सोर्स, ठीक है। USB या हार्ड डिस्क वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है, USB या CD-ROM और इंटरनल CD वगैरह की वजह से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इन तीनों चारों चीजों में होना जरूरी है, ठीक है। सेलेक्ट एनी ऑप्शन, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अपग्रेड एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ये अब अलग अलग तरह के एडवांसमेंट आ चुकी है कि आप उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हो थोड़ा बहुत। एनी ड्राइवर फॉर इंस्टॉलिंग, आप कोई भी इसका ड्राइवर जो उसके अकॉर्डिंग हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, और फिर आपकी जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन आ रही होती है आपने उसको फॉलो करना है। यू आर डन। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, वाई वी इंस्टॉल ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इन विंडोज। हमें ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आ जाता है हमारे पास इंस्टॉलिंग ऑफिस ऑटोमेशन विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विच वी नीड टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर टू मेक बेस्ट यूजर। जितनी हमारे पास इजी करने के लिए सॉफ्टवेयर होंगे उतना हमारा काम जो है वो जल्दी होता जाएगा। तो ऑफिस ऑटोमेशन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि अब काफी ज्यादा कॉमन हो गया है कंप्यूटर्स के अंदर। यूजर या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस अगर हम बताना चाहें ऑफिस ऑटोमेशन की, तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि लैब्स, ऑफिस या अदर प्लेसेस पे उसको यूज किया जाता है। MS के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। MS वर्ड जो कि हम बहुत अच्छे से उसको जानते हैं। MS एक्सेल आ गया जिसमें स्प्रेडशीट्स वगैरह बन रही होती हैं। MS पावर पॉइंट आ गया। उसके अलावा एक्सेस आ गया, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास। MS पब्लिशर आ गया, MS आउटलुक आ गया, MS वन नोट आ गया। उसके अलावा हमारे पास MS इन्फो पाथ आ गया, ठीक है। ये काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के मौजूद हैं। अब इसको सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बिफोर इंस्टॉलिंग MS ऑफिस मेक श्योर दैट द हार्ड ड्राइव एंड सॉफ्टवेयर मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और ये हमें मेक श्योर करना होता है कि इसकी मिनिमम जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास होनी मौजूद हैं उस टाइम पे। द मिनिमम रिक्वायरमेंट में डिफर फ्रॉम द वर्जन, डिफरेंट वर्जन की हो सकती हैं लेकिन होना जरूरी है। फॉर MS ऑफिस 2013 द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम 2013 की बात करें तो हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में लिस्ट आ जाती है वो क्या है, 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, 1 GB की रैम होनी चाहिए, 3 GB की हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस होनी चाहिए, मिनिमम Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिक ड्राइवर भी होना लाजमी है। इंस्टॉलेशन कैसे होगी, इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास क्या है, रन द MS ऑफिस सेटअप, द USB वगैरह जहाँ से भी हम लेकर आ रहे हैं वो हमने रन करना है। देन हम चेक द बॉक्स मार्क, हमने जो उसके ऊपर चेक का निशान लगाना है, मार्क करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट ऑन द क्लिक टू कंटिन्यू, ठीक है। एंटर की, प्रोडक्ट की बतानी है आपने। उसके बाद क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज प्रोसीजर करना होता है। सिलेक्ट द पैकेज विद यू वांट टू इंस्टॉल, ठीक है। क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ, द इंस्टॉलेशन बीइंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे MS इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग, और जैसे ही वो खत्म होगा आपके पास इंस्टॉलेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास आज की क्लास। होप यू लाइक द वीडियो। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।